वेलकम डियर स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो लेक्चर में क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सम, प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रल पावर एंड अप टू सो ऑन, इस टाइप की प्रॉपर्टी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए डिस्कस करी है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब की बार आया था रैंक पे क्वेश्चन? नहीं था? 90% ऐसा होता है कि रैंक का तो एक क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेट करके शायद अब की बार आया हुआ था, लेकिन रैंक का क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और अब की बार तो शायद मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और एग्जाम में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन तो पक्का है ही। ठीक है, और मोस्टली और 99% बच्चों का ठीक भी होता है। ओके, अब की बात है शायद क्वेश्चन ही रॉन्ग बता रहे हैं, वो रॉन्ग था, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है। हाँ ठीक है, तो हाँ, रैंक का क्वेश्चन वो था ना, एक मैट्रिक्स दे रखी थी और रैंक का क्वेश्चन आया था, आर रो है, एस कॉलम है। ठीक है, ऐसा करके एक क्वेश्चन था कि उसका जो रैंक है वो मिनिमम ऑफ आर एन एस होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, वो 4.75 मार्क्स में था, है ना। तो क्या था उस क्वेश्चन में? सिर्फ रैंक की डेफिनेशन, रैंक की डेफिनेशन से ही था वो क्वेश्चन सारा कुछ, और उसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट लगाना हो, सिर्फ जनरल नॉलेज और रैंक की डेफिनेशन, एंड यू कैन गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, तो रैंक का क्वेश्चन भी बिल्कुल एक क्वेश्चन तो पक्का है इसका। ओके, आइदर 3 मार्क्स में आई, पार्ट बी में आई, या फिर एक 4.75 मार्क्स में आई। अब की बार 4.75 मार्क्स से था। ओके, क्या हुआ जो स्वीटी, देखा नहीं क्वेश्चन? ऑनलाइन एग्जाम में बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिल पाते, है ना। एक तो स्टेटमेंट इतनी बड़ी हो, मान लो अंडर प्रेशर बैठा हो बच्चा एग्जाम में, और अगर उसको इतनी बड़ी स्टेटमेंट दिख जाए, हाँ हाँ, तो मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि जो क्वेश्चंस हैं वो लेंथी है, और अंडर प्रेशर अगर एग्जाम दे रहे हो आप तो बच्चे उसको देखते ही नहीं। जैसे आर एंड एस वाला स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है कि ये है वो है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? 30 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, कि रैंक है वो मिनिमम ऑफ एम एन होगा, मिनिमम ऑफ एम एन है, लीनियर डिपेंडेंसी जो आज हम करेंगे ना, उस कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कि उलझाने की कोशिश करता है वो आपको। कॉन्सेप्ट तो यही है कि ये रैंक होता है मैट्रिक्स का, और ये ऐसे ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम। दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इफ ऑर्डर आर गिवन m क्रॉस n, वेयर m रिप्रेजेंट द रो ऑफ मैट्रिक्स एंड n कॉलम्स। ठीक है, फिर li ld पे हम बात करते हैं। ओके, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स से पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है माइनर का और कोफैक्टर का, और इसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रैंक। ठीक है, माइनर की हेल्प से क्या आएंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर की हेल्प से रैंक, या माइनर की हेल्प से डायरेक्ट आप क्या बता सकते हो कि उसका रैंक बता सकते हो। तो माइनर सभी को पता ही है। ठीक है, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं कि अगर तुम्हारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने की? m क्रॉस n की। अब देखो, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डेटर्मिनेंट डिस्कस किया है। अब डेटर्मिनेंट के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज डेटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, बिकॉज हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो जो माइनर बनेंगे वो हमारे पास स्क्वायर होंगे। लेकिन जो रैंक है किसी मैट्रिक्स का, उस वो आप किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी फाइंड आउट कर सकते हो। यानी जब m और n तुम्हारे पास क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो भी आप उस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो डेटर्मिनेंट हम हर किसी मैट्रिक्स का नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन रैंक किसी भी मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बात चल रही है हमारे पास माइनर की। क्या होता है माइनर किसी भी मैट्रिक्स का? अब देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम बोल देते कि हर एक एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग माइनर हम एग्जिस्ट करेंगे, तो एलिमेंट्स की फॉर्म में ना बोल के हम बोले कि माइनर क्या होता है। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स, जैसे मैंने ये ले ली मैट्रिक्स ले ली, हम स्क्वायर नहीं लेके चलेंगे। ओके, मान लो ये ले ली मैंने 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स ले ली। कितने क्रॉस कितने की है? 2 क्रॉस 3 की है ये। ओके, तो अब माइनर एलिमेंट्स का नहीं, इसका माइनस हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करो,
ये ले लो तुम्हारे पास, ये ले लिया मैंने 1 2 4 5। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम मैंने इसको क्या दे दिया, ए दे दिया, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास डिटरमिनेंट बना है, हमने क्या किया, जो थर्ड कॉलम है उसको हटा दिया, तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, एक माइनर बन गया। कितने क्रॉस कितने का, 2 क्रॉस 2 का, है ना। मतलब मैंने ये लिख दिया डिटरमिनेंट 6। क्या ये माइनर है इस मैट्रिक्स का, है ना माइनर। कितने क्रॉस कितने का है ये, 1 क्रॉस 1 का, ठीक है। क्या 3 क्रॉस 3 का पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देखिए स्क्वायर सब सिस्टम, ये बोला ना मैंने कि माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं उसमें माइनर में डिटरमिनेंट, माइनर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। देखो हमने किसका साइन बनाया है, डिटरमिनेंट का। अब ये डिटरमिनेंट तुमने फाइंड आउट करना, तो ये क्या आएगा, 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3, ये आ गया 2 क्रॉस 2 का। 1 क्रॉस 1 का है, देखो ये है, सिर्फ मैंने ये 6 लिख दिया, ठीक है, ये आ गया 6। अब इसका तो डिटरमिनेंट यही आ जाएगा ना 6, ओके। 1 क्रॉस 1 के 6 माइनस पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3, मतलब इनको इंडिविजुअली लिख दो जैसे 6 को लिखा हुआ है, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, ठीक है। तो कितने पॉसिबिलिटी है 1 क्रॉस 1 के माइनस की, 6 पॉसिबिलिटी है। अब आ जाते हैं 2 क्रॉस 2 पे। तो 2 क्रॉस 2 की एक तो ये लिखा है मैंने, 2 क्रॉस 2 के बनाना तो कैसे बनाएंगे हम, कि यहाँ से इसको फिक्स कर लो, इसको वेरी करवाते चले जाओ। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, फिर ये लिख दिया, फिर इसको हटा दे, फिर ये लिख दो, फिर इन दोनों को लिख दो। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है 2 क्रॉस 2 की। और 3 क्रॉस 3 के यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि -30 इसकी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। और इसी की हेल्प से हम जो सबसे पहले रैंक हम पढ़ रहे हैं, जो रैंक पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंटल रैंक, ठीक है। डिटरमिनेंटल रैंक, उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी, क्योंकि डिटरमिनेंटल रैंक निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, वो हम उसकी हेल्प से डिटरमिनेंटल रैंक नहीं फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टली। हम उसके बाद रो इकोलॉन फॉर्म, रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, कॉलम इकोलॉन फॉर्म और रो रिड्यूस कॉलम इकोलॉन फॉर्म हम पढ़ेंगे। उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कई बार तो एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3 बार ये पूछा गया कि फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना, वो भी हम करेंगे। इस डायरेक्टली रैंक पूछ लिया उसने 3 मार्क्स में कि रैंक बताओ इस मैट्रिक्स का क्या होगा। यू हैव टू जस्ट रिड्यूस दैट मैट्रिक्स इनटू इट्स REF फॉर्म, रो इकोलॉन फॉर्म, और यू कैन फाइंड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो माइनर का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। इससे पहले हम माइनस के कुछ पार्टिकुलर केस पढ़ रहे थे, ठीक है, कि उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे हम ये लेते थे ना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे तो ये जो मैट्रिक्स है कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की है, यहाँ पे ये 2 क्रॉस 3 की है, ओके। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका सबसे ग्रेटर माइनर्स कितने ऑर्डर का हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का, और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का। तो क्या कंक्लूजन आया यहाँ पे, कितनी नहीं, मैं एक मैट्रिक्स बना देता जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होता, मान लो मैंने इसका ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स बना लिया। रैंक की बात नहीं करी मैंने अभी तक, रैंक की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, माइनर की, माइनर का कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। माइनर पूछा है मैंने कि माइनर की क्या पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली मैंने, मिनिमम ऑफ mn, ठीक है, यानी यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का है, तो 3 और 3 में से मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 3। तो ग्रेटेस्ट ऑर्डर का माइनर जो हम इस मैट्रिक्स में बना सकते हैं वो कितने क्रॉस कितने का होगा, 3 क्रॉस 3 का। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्रॉस कितने का बना सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का। वो फिर आगे फर्दर है कि आप 2 क्रॉस 2 के कितने बना सकते हो, है ना। तो यहाँ से ये है। अब मैंने मान लो एक मैट्रिक्स बना दी जिसका ऑर्डर मैंने ले लिया 10 × 15, ठीक है, और वो बोल रहा है कि इसका 11 क्रॉस 11 का कोई माइनर बनाओ, ठीक है। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्रॉस कितने का बन सकता है, 10 क्रॉस 10 का। और इसी कॉन्सेप्ट को हम रैंक पे अप्लाई कर देंगे जब हम रैंक पढ़ेंगे, ठीक है। माइनर आ गया समझ में, ओके। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में स्क्वायर लेना कोई ज़रूरी नहीं है। और कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स ले ली हमने,
m क्रॉस n की, ठीक है। m n से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ओके। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ग्रेटेस्ट माइनर, ठीक है, ऑफ ऑर्डर r सच दैट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर r इज नॉन जीरो। समझ आया मैंने क्या बोला है? किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, और रैंक को हम लिखेंगे किससे किससे, रो ऑफ ए से, ठीक है। रो ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का रैंक को डिनोट करेगा। तो रैंक क्या होगा किसी मैट्रिक्स का, दो कंडीशन होनी चाहिए उसमें कि ग्रेटेस्ट ऑर्डर का माइनर, जिसमें एटलीस्ट उस ऑर्डर का माइनर एक, एटलीस्ट एक माइनर क्या हो, नॉन जीरो, है ना। और उससे ऊपर वाले यानी r+1, r+2 एंड अप टू सो ऑन, जो इनमें मिनिमम है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो, जीरो। अगर ऐसा है तो r उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया? बताओ क्या है फिर। दो कंडीशन हो तुम्हारे पास, पहली एक, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर r, ठीक है, विच इज नॉन जीरो, एक हो और उससे ग्रेटेस्ट जितने भी है सारे, ठीक है। ये मान लो 3x3 की मैट्रिक्स ले ली मैंने और तुमने सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ही फाइंड आउट कर दिया। 3x3 का तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना यहाँ पे कि खुद मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। तो वो तीन का जो माइनर है वो क्या आ गया, नॉन जीरो, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। ओके, जैसे मान लो मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, A इज इक्वल टू 1 0 1 2 3 5 3 3 6, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, ओके। कितने क्रॉस कितने की है, 3x3 की। तो सबसे पहले हम जो चेक करना स्टार्ट करते हैं वो ज़्यादा से करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी मतलब 3x3 के जितने भी माइनस हैं उसको फाइंड आउट करेंगे, ओके। कितना आएगा इसका माइनर, अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि जो थर्ड रो है वो पहली दो रो का क्या है, सम है, तो थर्ड रो इज आइडेंटिकल, ओके। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब तुम्हें 3 का देख लिया, उसके बाद 2 पे जाएंगे, तो 2 का तो पहले ही दिख रहा है ना, ये ले लिया तुमने 1 0 2 3, ठीक है, नॉन जीरो, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 विच इज नॉन जीरो। अब बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ एक माइनर चाहिए जो क्या हो, नॉन जीरो हो, एंड दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 आ जाएगा, है ना। और अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही अगर नॉन जीरो होता, ये अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती, तो रैंक कितना आ जाता, 3 आ जाता, ओके। तो यहाँ से तुम्हें क्या लग रहा है, मान लो इसका ऑर्डर हमने कितना ले लिया, m×n का ले लिया। ए अगर मैट्रिक्स है, कितनी क्रॉस कितनी की है, m×n की है, तो यहाँ से तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n, ठीक है। इनमें से जो मिनिमम होगा वो उससे लेस या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3x3 की है, तो रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है ये बात, क्योंकि रैंक कितना आया है, 2 आया, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू 3। अगर ये मैट्रिक्स है और ये तुम्हें किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, रॉन्ग है, करेक्ट है, क्योंकि 2 आया है, ओके। इफ मैट्रिक्स दी हुई है, मान लो मैट्रिक्स दी हुई है ये, ठीक है, और फिर वो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, मान लो किसी भी ऑप्शन में दे रखा है, तो वो ठीक होगा, ओके। बच्चे लॉजिक, लेक ऑफ लॉजिक है ना। कोई भी स्टेटमेंट है, ये दे दी मैंने स्टेटमेंट है, रो ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 4 दे दिया मान लो मैंने, तो स्टेटमेंट कब ट्रू होती है, जब या आइदर लेस हो या इक्वल हो, ठीक है, दोनों चीज़ होनी जरूरी थोड़े है। यह स्टेटमेंट कब ट्रू होती है, या तो लेस हो या फिर इक्वल हो। अब उस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2 है, तो 2 है, 2 लेस देन 4, तो इसका मतलब जो वो ऑप्शन है, अगर ये किसी ऑप्शन में देगा तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछा था उसने अभी की बार रैंक का, ठीक है। एक बार दो ऑप्शन थे, एक बार रो पे पूछ लिया, 2 ऑप्शन सेम, फिर कॉलम पे पूछ लिया, फिर 2 ऑप्शन सेम, ठीक है, और कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन में, ठीक है,
ओके, तो रैंक किसी भी मैट्रिक्स का होगा तो वो m और n यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से जो मिनिमम होगा उसके इक्वल या उससे लेस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 हो सकता है। क्या किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 पॉसिबल है? नल मैट्रिक्स ले लो, मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली, A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है ये? 0 मैट्रिक्स है ना, कितने क्रॉस कितने की है? 2 क्रॉस 4 की। ठीक है, तो रैंक मैक्सिमम इसका कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम माइनर चेक करने स्टार्ट कर दो तो 2 क्रॉस 2 के सारे कितने हैं? 0 है। ठीक है, फिर 1 क्रॉस 1 के सारे कितने हैं? 0 है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो रैंक या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ओके, पॉजिटिव इंटीजर, 1/2 भी नहीं हो सकता, है ना। तो अगर कहीं भी 1/2 होगा तो हम क्या लगाएंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे। 1 पॉइंट समथिंग तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है तो तुम क्या लिखोगे? 1 पॉसिबिलिटी है ना, बिकॉज रैंक इज आइदर 0 और पॉजिटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव होगा हमेशा। ओके, तो यहां से क्या रिजल्ट बन गया? 0 इज द ओनली मैट्रिक्स हुज रैंक इज 0 इफ, या फिर इफ A इज, देखो एक तो मैंने ले लिया A इज 0 मैट्रिक्स। ठीक है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, और एक ले लिया मैंने A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। A इज सिंगुलर यानी A का तुम्हारे पास डिटरमिनेंट क्या है? 0 है। ठीक है, 0 है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लो यहाँ पे है A, ठीक है, 0 मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर तुम्हारे पास m क्रॉस n हो सकता है, इसका मान लो n क्रॉस n, क्योंकि मैंने क्या ली है? सिंगुलर और डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 0 मैट्रिक्स है तो दिस इंप्लाइज दैट, दोनों तरफ होगा ना, दोनों तरफ इंप्लीकेशन होगी कि रैंक है वो क्या होगी तुम्हारे पास? 0 होगी, है ना। लेकिन अगर A सिंगुलर है तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो? लेस देन n, है ना। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ A इज लेस देन n। अब इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, क्या दोनों तरफ इंप्लीकेशन हो सकती है? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? क्यों? नॉन सिंगुलर होगी तो फिर n नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैंने A ले लिया n क्रॉस n की मैट्रिक्स सच दैट A तुम्हारे पास क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दिस इंप्लाइज दैट A का रैंक है वो तुम्हारे पास कितना होगा? n होगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहे हो तुम, तो उसका जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट माइनर किसके इक्वल हो जाएगा? उसके ऑर्डर के इक्वल। और नॉन सिंगुलर तो उसका डिटरमिनेंट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 है तो ग्रेटेस्ट माइनर कितने ऑर्डर का मिल गया? n ऑर्डर का। तो A का मैट्रिक्स का जो रैंक है वो किसके इक्वल हो जाएगा? n के इक्वल हो जाएगा। तो यानी जो फर्स्ट 2 रिजल्ट्स है तुम्हारे पास, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो फर्स्ट में और सेकंड में क्या है? फर्स्ट में मैट्रिक्स खुद 0 है। ठीक है, और यहाँ से ये हो गया कि तुम्हारे पास अगर A नॉन 0 मैट्रिक्स है यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं A को रिजल्ट लिखूँ, फोर्थ रिजल्ट, तो आप ऐसे बोल सकते हो इफ A इज m क्रॉस n की मैट्रिक्स ले ली मैंने। ठीक है, नॉन 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स क्या है? नॉन 0 मैट्रिक्स। ठीक है, देन रैंक ऑफ A बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दूं, या तो 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगा? अभी मैंने बताया मैक्सिमम कितना हो सकता है? मिनिमम ऑफ mn, वो तुम्हें पता ही है। लेकिन अब मिनिमम की कंडीशन, मैक्सिमम की कंडीशन ना लगा के हम सिर्फ क्या लगाए यहाँ पे? मिनिमम की कंडीशन, या तो 1 होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि नॉन 0 मैट्रिक्स बोल दिया। और मैट्रिक्स नॉन 0 कब होगी? इफ मैट्रिक्स कंटेन एटलीस्ट 1 नॉन 0 एलिमेंट, और वही उसका 1 क्रॉस 1 का क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, जो नॉन 0 है। तो एक तो हो ही सकता है, और हो सकता है 2 क्रॉस 2 का माइनर भी ऐसा मिल जाए जो नॉन 0 हो, 3 क्रॉस 3 का भी मिल जाए। तो डिटरमिनेंट डिपेंड करेगा माइनर पे। लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि मैट्रिक्स नॉन 0 है तो उसका जो रैंक है वो ऑलवेज क्या होगा? 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट ये है। इन्हीं रिजल्ट को इनवर्टिबल और नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट देगा तो मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है,
ऑफ एन रोड या एन कॉलम, ओके, इतने एन नंबर ऑफ कॉलम होगी उतनी नंबर ऑफ रोज होगी, ओके। तो मैट्रिक्स मैंने इन्वर्टिबल बोल दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट, बताओ, लेस देन, ठीक है, स्ट्रिक्टली आ जाए, स्ट्रिक्टली लेस देन एन, इन्वर्टिबल। इसी का स्टेटमेंट को सिंगुलर को हम क्या लेके चल रहे हैं, इन्वर्टिबल। तो यही रिजल्ट आ जाएगा अगर एन क्रॉस एन है और यहाँ पे इन्वर्टिबल है, तो ए का जो रैंक है वो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, लेस देन एन। हाँ ये ओके, फिर इज इक्वल टू एन हो जाएगा, ओके। और नॉट इन्वर्टिबल है यानी सिंगुलर है, तो ए का रैंक है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन एन हो जाएगा, ठीक है। तो इन रिजल्ट को इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फॉर्म में भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, सच दैट रैंक ऑफ ए है वो तुम्हारे पास कितना है, एन माइनस वन, ठीक है। यानी मैट्रिक्स क्या हो गया यहाँ से, सिंगुलर है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए है वो तुम्हारे पास क्या होगी, नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास, एक मैट्रिक्स है, एक नंबर नहीं है ये, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स। क्यों आएगा ऐसे, देखो एडजॉइंट है, एडजॉइंट हम किससे फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स के माइनर से, माइनर से कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और उस मैट्रिक्स का रैंक उसने दे दिया कितना है, एन माइनस वन, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट वन माइनर, ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन विच इज नॉन जीरो, ठीक है। और तुम अगर एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हो तो एडजॉइंट ए में तुम यहाँ पे क्या लेते हो, कोफैक्टरी तो लेते हो, ए वन वन, ठीक है, और ए वन टू ट्रांसपोज करके एंड अप टू सो ऑन। और तुम्हें क्या चाहिए, एक नॉन जीरो चाहिए, तो इनमें से कोई एक ऐसा है जो तुम्हारे पास क्या होगा, नॉन जीरो। एंड दिस इंप्लाइज दैट जो मैट्रिक्स है कभी भी किसके इक्वल नहीं होगी, जीरो मैट्रिक्स से इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ऐसे रैंक का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक वन हो सकता है, रैंक ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि वन कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डिटरमिनेंट डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा, तो कोई जरूरी नहीं है ना। तुम ये मैट्रिक्स ले लो, डायगोनल एलिमेंट जीरो है, क्या इसका रैंक या डिटरमिनेंट जीरो है, नहीं है। मान लो मैंने कल भी सिखाया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, कितने क्रॉस कितने की करी, मान लो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 की करी, ये लिख दिया, तो डायगोनल तो जीरो लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये तो हमें पक्का है। मान लो यहाँ पे ए ले लिया, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पे जीरो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्रॉस कितने का हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का ही माइनर हो सकता है, चेक करो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। सच दैट ए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, नॉन जीरो, ठीक है। अगर ए जीरो हो गया तो रैंक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट सच दैट ये तो 2 क्रॉस 2 के लिए था, ओके, तो एक नहीं हो सकता ना यहाँ पे रैंक। कोई बच्चा लेगा सर मैं तो ए को जीरो लूंगा, जीरो लेगा तो रैंक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन वन तो फिर भी नहीं होगा, और ए को नॉन जीरो लेगा तो रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और किसी ने 3 क्रॉस 3 की ले लिया, मान लो यहाँ पे जीरो ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस ए, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे माइनस सी और यहाँ पे जीरो। अब तुम कोई भी एक 2 क्रॉस 2 का माइनर अगर यहाँ से उठाओगे तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, सच दैट ए है
और बी है और सी है, ये तुम्हारे पास क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी किसी ने मान लो सी को नॉन जीरो ले लिया तो यहाँ से उठाओ तो ये जाएगा जीरो सी माइनस सी जीरो, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड हैंस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो 1 कभी भी नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे के सारे को तुम क्या ले लो, 0 ले लो, तो रैंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे पास है रैंक, और कौन सा रैंक, डिटरमिनेंटल रैंक। ठीक है, कि अब देखो, अब तुम बार बार, ये तो है नहीं कि आप किसी मैट्रिक्स का रैंक हर बार डिटरमिनेंटल मेथड से फाइंड आउट करो। ये तो चलो कोई नहीं, 2x2 की है, 3x3 की है, निकाल भी लोगे। अगर मैं तुमको ये बोल दिया कि इस मैट्रिक्स का रैंक निकालो, ठीक है, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 2 2 0 1 2, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, और मैंने तुम बोल दिया कि डिटरमिनेंटल रैंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट मेथड से। तो डिटरमिनेंट मेथड से करोगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा ना। कॉन्सेप्ट तो है डिटरमिनेंटल रैंक का कि आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो इसके। किसी ने 4x4 का चेक किया, 4x4 में 10 मिनट लगेंगे सबसे पहले तो इसको सोल्व करने में। ओके, फिर 4x4 के, फिर 3x3 के कितने पॉसिबल होंगे इसमें। ठीक है, ये तुम्हें करना है, मान लो कि 3x3 के करना इन द सेंस कि तुम्हें ये बताने हैं कि कितने पॉसिबल होंगे 3x3 के ऑल माइनर्स। फिर मान लो 3x3 का भी सारे जीरो आ गए, फिर 2x2 के कितने पॉसिबल होंगे। ठीक है, और फिर नहीं हुआ तो फिर 1x1 के तो दिख ही रहे तुम्हें कि नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इसकी एंट्रीज में, तो एक तो होगा ही इसका रैंक। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर तुम्हें रैंक फाइंड आउट करना है तो हम डिटरमिनेंट मेथड से नहीं करेंगे, यानी डिटरमिनेंटल रैंक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं रो एक्लन फॉर्म या कॉलम एक्लन फॉर्म से हम इसका रो रैंक और कॉलम रैंक फाइंड आउट करेंगे। रो रैंक और कॉलम रैंक हम फाइंड आउट करेंगे कि ये देखेंगे कि इसकी जो रोज है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे क्या होगी कि लीनियर डिपेंडेंसी और लीनियरली इंडिपेंडेंसी। जो हम मैट्रिक्स की रो लेते हैं, ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, इसमें कितनी रो है, तो हम इसको बोलेंगे वेक्टर्स। मान लो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। फिर सिमिलरली सेकंड रो, थर्ड रो, तो इन रो को हम क्या लिख देते हैं, वेक्टर भी लिख देते हैं। अभी हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर आएंगे, वेक्टर को उठा के हम किस में लिख देंगे, मैट्रिक्स में लिख देंगे। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी प्रॉपर्टी और जितना भी पूछा गया है उसके कॉन्सेप्ट, वो हम मैट्रिक्स ही फॉर्म में करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा कि मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और जब वेक्टर स्पेस में पढ़ेंगे तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये बोलेंगे कि रो इंडिपेंडेंट है, कॉलम इंडिपेंडेंट है, और वहाँ के जाके हम केवल क्या बोलेंगे कि वेक्टर इंडिपेंडेंट है, वेक्टर डिपेंडेंट है। ठीक है, रैंक निकाल लोगे किसी मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंटल रैंक, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है तुम्हें, तो तुम्हारे पास रैंक आ जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। पहले वेक्टर मान लो, वेक्टर एन वेक्टर मान लेते हैं, v1 v2 v3 एंड अप टू सोन कितने, vn। ठीक है, आर सेट टू बी, आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या लेके चले, a1 ले लेते हैं, a2 एंड अप टू सो ऑन an,
ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, नॉट ऑल जीरो, ठीक है। नॉट ऑल जीरो का मतलब इनमें से एक एटलीस्ट वन ऐसा कांस्टेंट है जो किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, जो नॉन जीरो है। सच दैट a1 इंटू वी1, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन a2 इंटू वी2 प्लस a3 v3 एंड अप टू सो ऑन प्लस an इंटू वी वो तुम्हारे पास क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है। यानी n वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट तब बोलेंगे जब उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बना दे विद एटलीस्ट वन कोफिशिएंट जो हम लेके चले वो क्या हो, नॉन जीरो, एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट यहाँ पे वन ai ऐसा है जो तुम्हारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर ऐसा है तो जो तुम्हारे पास ये वेक्टर हैं जितने के जितने तुम लेके चल रहे हो n वेक्टर, ये सारे के सारे तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, LD हो जाएंगे, डिपेंड कर जाएंगे, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम डेफिनेशन बनाए दूसरी, ठीक है। ये लीनियरली डिपेंडेंट थे, ठीक है। अब हम लिखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या होगा, अगर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बनाने का सिर्फ तुम्हारे पास एक ही तरीका हो कि सारे के सारे कांस्टेंट को हम क्या लेके चले, जीरो लेके चले, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। या फिर ऐसे बोल सकते हो तुम कि जो वेक्टर्स LD नहीं हो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, LI हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि V1 V2 यानी A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN इंटू VN इज इक्वल टू जीरो। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है देन दिस इंप्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 एंड अप टू सो ऑन इज इक्वल टू AN शुड बी जीरो। यानी फॉर ऑल AI इज इक्वल टू जीरो, सारे के सारे जो कांस्टेंट है वो क्या होने पड़ेंगे, जीरो होने पड़ेंगे। एंड दिस इंप्लाइज दैट V1 कॉमा V2 कॉमा एंड अप टू सो ऑन VN आर LI, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, LI हो जाएंगे, ओके, क्लियर है। और ये तुम्हारे पास देखो VN लिया है, N तुम्हारे पास क्या हो गया, कोई भी फाइनाइट नंबर होंगे, यानी जो मैट्रिक्स ली है वो कुछ फाइनाइट ऑर्डर की होगी, है ना, आगे जाके हम देखेंगे इनफाइनाइट ऑर्डर की, ओके। इनफाइनाइट ऑर्डर के जो तुम्हारे पास, इनफाइनाइट ऑर्डर मतलब इनफाइनाइट वेक्टर तुम्हारे पास LD है LI, वो देखेंगे हम सबसेट की फॉर्म में। अगर तुमने एवरी सबसेट लिया है वो तुम्हारे पास LD बन रहा है तो वो तुम्हारे पास LD ही होंगे, और एवरी सबसेट अगर LI बन रहा है तो तुम्हारे पास क्या होंगे, LI होंगे, ठीक है। फिलहाल हम मैट्रिसेस पे काम कर रहे हैं तो हम क्या लेके चलेंगे, फाइनाइट यानी n के लिए लेके चलेंगे, ओके। कुछ रिजल्ट है लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के। सबसे पहले अगर सेट में मैंने सिर्फ एक एलिमेंट लिख दिया और वो तुम्हारे पास क्या है, जीरो, ठीक है, तो उसको हम क्या लेके चलते हैं, LD। और सेट में तुम्हारे पास अगर एक एलिमेंट लिख दिया नॉन जीरो तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, LI, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। लिख लोगे ना, रिजल्ट को लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। ये सबसे पहला रिजल्ट अगर मैंने ये लिख दिया सिंगलटन जीरो तो ये सेट तुम्हारे पास क्या होगा, LD। दूसरा कि सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, नॉन जीरो, ये तो हमारे पास क्या होगा, LI होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दो वेक्टर लिख दिए मैंने यहाँ पे, एक लिख दिया A और एक लिख दिया B, ये तुम्हारे पास LD कम होंगे जब एक दूसरे के क्या हो, ये मल्टीपल, ठीक है, A इज इक्वल टू BC हो या फिर B इज इक्वल टू AC हो, यानी एक दूसरे के क्या हो, स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल है तो दो को चेक करना हो ना, तो ये देख लो कि एक को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा आया है नहीं आया, अगर ऐसा है तो वो तुम्हारे पास LD होंगे, अदरवाइज वो तुम्हारे पास क्या होंगे, LI, ठीक है। वेक्टर स्पेस में सबसे पहले हम दो को ही चेक करते हैं, है ना, C स्क्वायर R या R स्क्वायर R या R ओवर R, C ओवर R को हम लेके चलते हैं सब, ठीक है। और नेक्स्ट है एम्प्टी सेट, ये कुछ भी नहीं लिखा मैंने इसमें, ठीक है, तो उसको हम क्यों क्यों होता है ऐसा,
बताओ। इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब ये एल आई भी हो सकता है और एल डी भी हो सकता है, लेकिन डिफाइंड कर दिया हमने कि इस अगर ऐसा कुछ आया, फाइव सेट आया, तो उसको हम क्या लेके चलेंगे, एल आई सेट लेके चलेंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर किसी सेट में मान लो एन वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये ले लिया मैंने v1 v2 एंड अप टू सो ऑन vn, और इसमें एक कहीं ना कहीं तुम्हारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया, ओके। तो ये तुम्हारे पास सेट क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है तुम कुछ भी लेके चलो यहाँ से, ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन जो जीरो का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो ले लो यहाँ से, और तुम्हें एल डी के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट वन। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो सेट है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक कांस्टेंट ऐसा आ गया जो तुम्हारे पास क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो अगर किसी सेट में जीरो, कोई सेट अगर जीरो को कंटेन करता है वो तुम्हारे पास क्या होगा, ऑलवेज एल डी होगा, ठीक है। अब बात आती है सुपर सेट्स की और सबसेट की, ठीक है। सबसे पहले क्या ले, सबसेट। एल डी सेट ले लिया तुमने कोई भी, मान लो v1 v2 एंड अप टू सो ऑन vn, सबसे क्या ले लिया, एल डी, ओके। अब इसका सबसेट बताओ। यानी पहला बनेगा सबसेट ऑफ ए एल डी सेट इज, बताओ क्या आएगा, एल डी, दोनों हो सकती हैं। वो क्लास वाला एग्जांपल मैं देता हूं, क्या दोस्त वाला, उससे आसानी हो जाती है ना समझने में। मान लो क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और एल डी मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यही तो बोलते हो, ठीक है। तो क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, और मैंने बोल दिया कि 2 बच्चे यहाँ से उठ के चले जाओ, ठीक है। 2 बच्चे उठ के चले गए, तो हो सकता है कि वे 2 बच्चे किसी के दोस्त भी हो, है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, और हो सकता है वो 2 बच्चे से कोई ना बोलता हो, ओके। अगर दोस्ती हुई, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एल डी, और अगर दोस्ती नहीं थी तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एल आई, है ना। तो सबसेट ऑफ ए एल डी सेट इज मे बी एल डी और एल आई भी हो सकता है और एल डी भी हो सकता है, ओके। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने ये ले लिया 1 1 1, फिर ले लिया मैंने 2 2 2, और फिर ले लिया 3 0 3, एक सेट ले लिया आर क्यूब से, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करते हैं, आर क्यूब से, ओके। यानी ए बी सी टाइप के 3 टप्पल होंगे इसमें। सेट बताओ क्या है ये, एल डी। मैंने इसका एक सबसेट ले लिया ये 1 1 1, ठीक है, और दूसरा ले लिया मैंने 1 1 1 3 0 3, और एक ले लिया मैंने 1 1 1 और 2 2 2। तीनों के तीनों सबसेट है ना इसके। इनमें से एल आई कौन सा है, फर्स्ट एल आई है, ये भी एल आई है, और ये तुम्हारे पास क्या है, एल डी है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन पूरा का पूरा सेट तुम्हारे पास क्या है, एल डी, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास सबसेट के लिए। सुपर सेट बताओ, इसी का सेकंड, सुपर सेट ऑफ ए एल डी सेट इज, बताओ। क्लास में 2 बच्चे ही एक दूसरे के फ्रेंड है, और 4 बच्चे और आ गए, तो क्या इनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, आजकल हो भी सकता है ना, एग्जाम्पल सही सूट नहीं कर रहा, और आजकल होता भी ऐसा ही है ना, तुम्हारे तो नए फ्रेंड बन गए। लेकिन अगर ये कंसिडर ना करे तो उन 4 बच्चों के आने से उनकी फ्रेंडशिप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी वो अभी भी क्या रहेंगे, डिपेंडेंट, ठीक है, ओके। तो सुपर सेट ऑफ ए एल डी सेट इज एल डी, ओके। तो इनमें तुमने क्या लिया है, एल डी सेट लिया है। अब तुम क्या ले लो, एल आई, यानी तुम ले लो सेट v1 v2 v3 एंड अप टू सो ऑन vn, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली
इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, यानी क्लास में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सारे के सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है सारे। ओके, ये मतलब हुआ ना लीनियर इंडिपेंडेंट का, कि क्लास में कोई किसी का दोस्त नहीं है। तो सबसे पहले मैंने लिया सबसेट। ठीक है, सबसेट ऑफ ए एल आई सेट इज, बताओ, अगर 10 बच्चे से उनमें एक कोई किसी का दोस्त नहीं है, फिर मैंने 4 बच्चे उठा के ले लिए, तो उनमें कहाँ से दोस्ती मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, तो वो भी तुम्हारे पास क्या होंगे, एल आई ही होंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 4 बच्चे और आए उस क्लास में, और उन 10 बच्चों के ऑलरेडी जो 10 बच्चे बैठे थे, जो कोई किसी का दोस्त नहीं था, उनके फ्रेंड उन 4 बच्चों में आ गए हो, है ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या सकती है, ना भी आए, वो 4 बच्चे वो भी ऐसे ही आ जाए, है ना। क्या बताओ, उन 4 बच्चों में से भी किसी का कोई दोस्त ना आए, जो 10 बच्चे ऑलरेडी बैठे हो। तो यहां से नेक्स्ट हो गया सुपर सेट ऑफ ए एल आई सेट में और मे नॉट बी एल आई। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ये देखो, मान लो 10 मैंने ले लिए, 10 के 10 वेक्टर या सेट मैंने ऐसे ले लिया, एलिमेंट्स ऐसे ले लिए जो तुम्हारे पास क्या है, एल आई है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक को भेज दिया, और एक जो एलिमेंट है वो मान लो नॉन जीरो भेज दिया। ठीक है, सच दैट वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है, तो तुम्हारे पास सेट क्या बन जाएगा, एल आई बन जाएगा। और मैंने सिर्फ एक वेक्टर और ऐड कर दिया उसमें, सुपर सेट बोल रहा हूँ ना मैं, और वो वेक्टर मैंने क्या ऐड कर दिया, 0 वेक्टर ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएंगे, एल आई बन जाएंगे, एल आई एल डी। ठीक है, अगर अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि किसी फैक्टर्स में अगर वे ऑलरेडी एल आई है या एल डी या कुछ भी हो, उसमें अगर 0 ऐड करने से तो हमारे पास सेट क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो सुपर सेट ऑफ ए एल आई सेट मे और मे नॉट भी एल आई, एल डी भी हो सकता है और एल आई भी हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, मतलब मैंने ये बोल दिया V1 V2 V3 एंड अप टू सो ऑन Vn। ठीक है, 0 नहीं है इसमें मान लो, और ये सेट मैंने क्या बोल दिया, एल डी। अब क्या पॉसिबिलिटी होगी, स्केलर मल्टीपल हो गया, वही बात होगी, लीनियरली डिपेंडेंट होएगा, है ना। मतलब इनमें से कहीं ना कहीं एक वी आई या वी एन भी हो सकता है, वो यहाँ पे जाके वी आई ऐसा होगा जो वी आई से पहले वाले जितने वेक्टर होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिखा जाता हो। ठीक है, यानी मान लो V3 उठा लिया मैंने, तो V3 पक्का V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, सच दैट जो इनमें कोफिशिएंट है वो एटलीस्ट 1 क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है, ये ऐसा लिखा जाएगा। ओके, अगर सेट क्या है तुम्हारे पास, एल आई, और अगर एल डी एल आई हो तो एल डी के लिए है ना, एल आई हो तो फिर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, देन देर इज अ वन पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे कांस्टेंट को हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, और मान लो मैंने इसको एल आई ही ले लिया, मान लो सबसे पहले, अब तो एल डी लिया था ना, मान लो ये ले लिया मैंने V1 कॉमा V2 कॉमा V3 एंड अप टू सो ऑन Vn। अब की बार तुम्हारे पास ये क्या है, एल आई वैक्टर है, और मैंने इसमें क्या किया, वेक्टर जो नया सेट बना वो सेम बना दिया, V1 V2 V3 एंड अप टू सो ऑन Vn, और मैंने एक वेक्टर और ऐड कर दिया, क्या, V ऐड कर दिया, और V ऐड करने से तुम्हारे पास सेट क्या बन गया, एल डी बन गया। इसका क्या मतलब है, देन V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ preceding vectors V1 C2 V2 एंड अप टू सो ऑन Cn Vn, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा V को। ठीक है, क्योंकि अब क्या आ गया, वही बात होगी ना, क्या आ गया, फ्रेंड आ गया, है ना, यानी ये जो V था ये इसमें से किसी न किसी का दोस्त है, फ्रेंड, तब भी हो जाएगा। हो सकता है वो सारे का फ्रेंड हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, हो सकता है वो सभी का फ्रेंड हो, तभी तो हम इसको इनमें बोला कि वो एल डी है। ठीक है, तो वो एक बच्चे का फ्रेंड भी हो सकता है और सभी का भी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट रिजल्ट है
बस इतनी है रिजल्ट, ठीक है। बाकी देखो ये कॉन्सेप्ट हम एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे कब, वेक्टर स्पेस में, ठीक है। वेक्टर स्पेस में हम इसी को दोबारा पढ़ेंगे वेक्टर्स की फॉर्म में। अब ये तुम्हें दिख रहा है ना v1 v2 v3 एंड अप टू सोन vn, ये क्या है, वेक्टर्स हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में इनको हम क्या लेके चलेंगे, रो को। जैसे मैंने मैट्रिक्स लिख दी, ए लिख दी, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 0 1 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स लिख दी, ओके। तो अब इसकी रो को अलग अलग लिख दिया मैंने, 1 2 3 4। अब ये तुम्हारे पास क्या है, v1 है, ठीक है। फिर v2 मैंने लिख दिया 2 3 0 1, ये तुम्हारे पास v2 है। फिर v3 लिख दिया 1 2 3 4, ये तुम्हारे पास v3 है, ठीक है। क्लियर है। तो वेक्टर का यहाँ पे और कॉलम भी हो सकता है, जैसे 1 2 1 है, इसको तुम क्या लिख दो, v1 लिख दो। फिर 2 3 2 है, इसको क्या लिख दो, v2 लिख दो। अब इसकी हेल्प से हम बताएंगे किसी मैट्रिक्स का रैंक, कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था लीनियरली डिपेंडेंट और डिपेंडेंसी का। कैलकुलेट कर लोगे। मान लो तुम्हें ये दे दिया कि मैट्रिक्स ये दे दी A इज इक्वल टू, या फिर यही मैट्रिक्स ले लो, ये मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। बताओ ये मैट्रिक्स में रो है वो LD है या LI है, LD। ऐसे देख के नहीं बता सकते तुम, अंदाजा लगा रहे हो। देखो फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल है इसमें, ठीक है, सेम सेम है। तो रो है वो तुम्हारे पास क्या है, LD है। कॉलम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कॉलम तो LD होने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखो जो कॉलम है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, R3 से, ठीक है। और तुम्हारे पास कितने वेक्टर हैं, 4 वेक्टर है ना। तो 4 वेक्टर तो पक्का है, इनमें से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। नहीं पता चला, देखो मान लो R³ में मत जाओ, R² में जाओ, ठीक है। R² मतलब इस टाइप के होंगे इसमें एलिमेंट A, B टाइप, सच दैट A और B है वो किससे बिलोंग करे, R से बिलोंग करे, ओके। तो मैंने 3 वेक्टर ले लिए ना, 1 0, ठीक है, 2 2। और अब इनके बाद अगर ये तुम्हारे पास क्या है, LD LI छोड़ो, अगर इनमें तुमने एक वेक्टर और ऐड कर दिया 3 4, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या बनेंगे, LD ही बनेंगे ये, ठीक है। यानी इसके साइज से एक्सीड कर दिए, 2 है और तुमने क्या ले लिया यहाँ पे 3 ले लिए, तो पक्का वो क्या है, LD है ना। तो यानी जो इसके जो कॉलम्स है वो किससे बिलोंग करते हैं, R³ से, यानी 3 टपल A B C इस टाइप से। और कितने ऐसे ऐसे इसमें 4, तो पक्का क्या है, LD। चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये जो कॉलम है इसके ये LD है। यानी इस मैट्रिक्स की रो भी LD है और कॉलम भी LD है। अब तो हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि LD है या LI है। अब हम ये भी बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं वो LD है और कितनी नंबर ऑफ कॉलम है वो LD है या LI है। हमारा जो काम रहेगा वो हमारा ढूंढना रहेगा कि कितने LI है, और जितने नंबर ऑफ रोज LI होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स LI होंगे, उसी मैट्रिक्स का उतना ही क्या आ जाएगा, रैंक आ जाएगा। आगे जाके हम रिजल्ट पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंटल रैंक, रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल्स, ठीक है। तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बात आती है रो रैंक क्या होता है, जैसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रो रैंक। LD LI चेक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंट करते हैं हम रो और इसके नीचे क्या लगा देते हैं, अगर A तुम्हारे पास मैट्रिक्स है कितनी क्रॉस कितने की, M क्रॉस N की, ठीक है। तो क्या होता है रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, नॉन जीरो एलिमेंट नहीं, रो। रो रैंक हो जाएगा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इन ए, ठीक है।
जितनी तुम्हारे पास LI रोज होंगी वही उसका क्या हो जाएगा, रो रैंक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉलम रैंक। कॉलम रैंक क्या होता है, रिप्रेजेंट करेंगे रो और यहाँ पे तुम क्या लगा दो, C, ठीक है। A ये तुम्हारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ LI कॉलम्स इन ए, वो तुम्हारे पास आ जाएगा कॉलम रैंक, ठीक है। अब निकालना सीखेंगे कि रो रैंक और कॉलम रैंक है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे किसी मैट्रिक्स को उसकी रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करके, ठीक है। तो क्या होती है रो इक्लोन फॉर्म, ऑपरेशन तो पता है ना सभी को, बता भी दी है मैंने। कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला मान लो सिर्फ मैं देखो काम करेंगे हम रो पे और सेम एज चीज किस पे काम हो जाएगा, कॉलम पे। यानी आप काम तो दोनों ही कर सकते हो किसी मैट्रिक्स का। अभी मैंने बताया रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप किसी मैट्रिक्स का रो रैंक निकाल लो या फिर किसी मैट्रिक्स का कॉलम रैंक निकाल लो, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो बार बार आपको सिर्फ एक आप लेके चलो कि मैं काम किस पे करूंगा, रो पे करूंगा या फिर किस पे, कॉलम पे। हम किस पे करेंगे, रो पे, आसान रहता है। ओके, पहला ऑपरेशन होता है कि किसी भी रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं सेकंड रो से, कोई दो रो को। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर से। थर्ड RI को RI और प्लस किसी दूसरी मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने अपना बताया था, क्या था वो, जो एक्चुअली नहीं था, इन दोनों कॉम्बिनेशन कि मान लो यहाँ पे ऊपर किसी मैट्रिक्स में यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे हमारे पास 1 हो और तुम्हें इस 1 को 0 बनाना है, ठीक है। तो तुम पहले ये लगाओगे इस रो पे और फिर तुम ये लगाओगे इस रो पे, 2 ऑपरेशन लगाओगे तो 0 बनेगा। ओके, एक्चुअली मैथमेटिकली ट्रू नहीं है, लेकिन आप इसको कैसे करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे तुम करोगे ताकि तुम्हारा टाइम बचे। ओके, तो रो इक्लोन फॉर्म में हमारे पास 2 कंडीशन होती है। ओके, पहली कंडीशन क्या होगी कि जितने भी तुम्हारे पास उस मैट्रिक्स में 0 रोज है, 0 रोज मतलब ऐसी रोज जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, वो बॉटम में आएंगी। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि हर एक रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो प्रीवियस नॉन जीरो एलिमेंट के राइट हैंड साइड में होगा, उससे नीचे नहीं हो सकता, है ना। तो ये 2 कंडीशन हो किसी मैट्रिक्स में तो वो उसकी क्या होती है, रो इक्लोन फॉर्म होती है। यानी समझ में आ गया क्या बोला है मैंने। फर्स्ट कंडीशन कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर 0 रोज हैं, वो 0 रोज 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, वो सारी की सारी मैट्रिक्स की बॉटम में आएंगी, नीचे आएंगी। ओके, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट, हर एक रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट उससे पहले वाली रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से राइट साइड में आएगा। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो उस मैट्रिक्स की रो इक्लोन फॉर्म होगी। चेंज करना किससे सीखेंगे हम, इसके रो ऑपरेशन से, कि कैसे चेंज करते हैं। ओके, हम बता रहे हैं कि होती क्या है। इज दैट क्लियर। तो सिमिलरली अगर जैसे रो इक्लोन फॉर्म बताई है, अगर तुम्हें कॉलम इक्लोन फॉर्म में बताना हो तो कॉलम इक्लोन फॉर्म में तुम्हारे पास क्या आएगा कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स लिख ली, उसके जीरोज कॉलम राइट साइड में आएंगे, बिल्कुल लास्ट में आएंगे। ओके, और हर एक कॉलम का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट प्रीवियस से नीचे, ठीक है, डाउन आएगा, उसको उसकी क्या बोलेंगे, कॉलम इक्लोन फॉर्म। लेकिन हम कॉलम इक्लोन फॉर्म में काम नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे, रो इक्लोन फॉर्म में काम करेंगे। ठीक है, तो लिखो ये रो इक्लोन फॉर्म क्या होती है। चेंज करना भी हम सीखेंगे कि किससे चेंज करेंगे। और
क्या लिखेंगे डेफिनेशन? ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? REF। ठीक है, एक होती है RREF, रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, और एक तुम्हारे पास होती है रो इक्लोन फॉर्म। उनमें डिफरेंस पिवट एलिमेंट का होता है, यानी फर्स्ट जो नॉन जीरो एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं उसको हम यूनिटी कर दें, ठीक है, और इससे प्रीवियस अपर वाले एलिमेंट है वो भी तुम्हारे पास क्या करते जीरो, तो वो तुम्हारे पास डबल REF हो जाती है। उसको भी करेंगे हम यहाँ पे, पहले हम REF कर रहे हैं। दो कंडीशन होगी रो इक्लोन फॉर्म के लिए। फर्स्ट, ऑल जीरो रोज इफ एनी, है ना, हो सकता है ना भी हो, ठीक है, आर लाइज ऑन द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? फर्स्ट, नॉन जीरो एलिमेंट इज lie on the right hand side of previous, उससे पहले वाली रो के नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है दोनों पॉइंट। मतलब मैंने ए ये लिख दी, ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 1 0 0 1, ये लिख दिया मैंने मैट्रिक्स। ठीक है, क्या ये REF में है? जीरो रोज है इसमें कोई नहीं है। फिर हम देखेंगे ये वाला एलिमेंट, ये हो गया इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इस रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इस रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है। इससे तो ऊपर कुछ है ही नहीं, पहले वाले को तो चेक करना नहीं है। सेकंड को देखो, क्या सेकंड नॉन जीरो एलिमेंट फर्स्ट के राइट हैंड साइड में है? बिल्कुल, ये इसके राइट हैंड साइड में है। फिर इससे नेक्स्ट वाला फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या इसके प्रीवियस के राइट हैंड साइड में है? बिल्कुल है, इसके राइट हैंड साइड में। तो ये तुम्हारे पास क्या है? रो इक्लोन फॉर्म है किसी मैट्रिक्स की। ठीक है, फिर मैंने ये लिख दिया A इज इक्वल टू 0 0 1 0 1 0 0 1 0, ये मैट्रिक्स लिख दी। ठीक है, एक मैंने ये लिख दी A इज इक्वल टू 0 0 1 0 0 0 0 0 1, दोनों ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसमें ये है, इसके राइट इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो ये REF में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये जीरो रो है लेकिन वो बॉटम में लाई नहीं करती, तो ये भी नहीं है ना। फिर ये लिख दिया मैंने A इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 0 0 0, ये नहीं है ये जीरो रो बॉटम में है, राइट हैंड साइड में नहीं है, जस्ट इसके क्या है नीचे है, होना क्या चाहिए राइट हैंड साइड में, तो ये भी नहीं है REF में। ठीक है, तो REF में बता सकते हो ना कि है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ नहीं है, क्यों नहीं है? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट बिल्कुल से नीचे है, तो ये भी नहीं है। ओके, अब देखो ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दी कि मैट्रिक्स की फॉर्म लिख दी कि ये ऑलरेडी REF में है या नहीं है। अब तुम्हें किसी मैट्रिक्स की REF फाइंड आउट करनी है कि ये इसकी REF फॉर्म है, और हर एक मैट्रिक्स की REF फॉर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है, कि ये इसकी REF फॉर्म है या नहीं है। ओके, और उस REF को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। इसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो हमने सर्कल किया हुआ है, हर एक मैट्रिक्स में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट सर्कल किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं, जैसे ये है, क्या बोलेंगे इसको?
पिवट एलिमेंट, या इसी का दूसरा नाम है की एलिमेंट, या फिर इसका लीडिंग एलिमेंट, ठीक है। फिर इसी का नाम है पिवटल एलिमेंट, और भी है कोई, एक आधा खुद रख लेना, ठीक है। इसको बोले पिवट, हम क्या लेके चलेंगे इसको, पिवट, पिवट एलिमेंट। अगर आरएफ से ही रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनानी हो, ठीक है, रिड्यूस का मतलब, तो उसमें क्या होगा, देखो मान लो ये लिख दिया मैंने, अब फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी थी, ठीक है, ये लिखी थी मैंने, ये आरएफ में है, ये तो है, लिखा भी हुआ है, आरएफ में है। डबल आरएफ में क्या होता है कि जो पिवट एलिमेंट है ये तुम्हारे पास क्या हो, यूनिटी हो, यानी शुड बी वन, वन होनी चाहिए, ये वन है, ठीक है। और एक कंडीशन और आ जाती है कि इससे अबव वाले एलिमेंट, यानी ये 2 है, इसको भी क्या होना चाहिए था, 0। और यहाँ पे पिवट एलिमेंट अगर है, जरूरी नहीं है कि 1 हो। मान लो मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी, A इज इक्वल टू 1 0 3 0 1 1 0 0 0। निशु बताओ, क्या ये आरएफ में है, आरएफ में है? सोनम है, ज्योति आरएफ में तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 रो है वो बॉटम में है, ठीक है, और ये इसकी पिवट एलिमेंट है। अब बात आती है डबल आरएफ की। डबल आरएफ में सबसे पहली कंडीशन की आरएफ में हो, है ना, आरएफ में तो है, डबल आरएफ में 3 कंडीशन होती है। सेकंड हम ये चेक करेंगे कि जो पिवट एलिमेंट है वो यूनिटी है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पिवट एलिमेंट हो, अगर पिवट एलिमेंट है तो वो 1 होना चाहिए। फिर ये देखो कि पिवट एलिमेंट से ऊपर वाले एलिमेंट क्या 0 है, नहीं है, तो ये जो रो है, सॉरी मैट्रिक्स है, किसमें है, डबल आरएफ में है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान लो 2 की जगह 10 कर देता, फिर नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 1 नहीं है, और यहाँ पे 1 होता तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट क्या नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को आरएफ में चेंज कैसे करते हैं। मतलब मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 1 1 2 2, ठीक है। मेथड क्या रहेगा आरएफ में चेंज करने के लिए, सबसे पहले अगर ये, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट गिवन है, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना इसको क्या बनाओ, नॉन जीरो। नॉन जीरो बनाने का मतलब है कि मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये दिया होता 0 1 2 1 1 1 और 0 1 2, ये कंडीशन दी होती, ठीक है। तो हम क्या करते, इसको ऊपर के लेके चले जाते और इसको नीचे, तो फर्स्ट को क्या बनाते, नॉन जीरो। अगर बन रहा है तो, अगर मैं इस मैट्रिक्स में इसको भी 0 बन दूं, फिर कैसे बनाओगे, तो बना ही नहीं सकते। अगर की कंडीशन है इफ, तो अगर ये तुम्हारे पास नॉन जीरो एलिमेंट गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना इसको नॉन जीरो बनाओ इफ पॉसिबल, ये जरूर लिखेंगे। कभी ये मैट्रिक्स और आप बनाने लग जाओ, ठीक है, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि बने। मान लो फिर ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, पिवट एलिमेंट हमने मान के चल लिया कि एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो तुम्हारे पास क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। फिर इसकी हेल्प से इसकी जो नीचे वाले एलिमेंट है, जो इसके नीचे वाले सेकंड रो और थर्ड रो है, यानी इसी की हेल्प लेनी है आपने, ले तो देखो इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मेथड क्या है तुम्हारे पास कि इस 5 को 0 बनाने के लिए इस 1 की हेल्प लो, और इस 1 को 0 बनाने के लिए इस 1 की हेल्प लो, ठीक है। यानी रो 1 की हेल्प से रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट को और रो 3 के फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो यहाँ से देखो ऑपरेशन क्या लगेंगे, R2 प्रोसेस टू R2 माइनस 5 टाइम ऑफ R1 और R3 प्रोसेस टू R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन लगेंगे, ओके। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 1 3 4, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट R2 लिखे है, R3 लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं में चेंजेस आते हैं। R1 नहीं लिखा तो R1 एज इट इज लिख दो तुम, ठीक है।
तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 -9, और फिर यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा, इसमें से 0, फिर ये -1 और फिर ये -2, है ना, ये आ गया। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या रहेगा कि यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके नीचे वाले 0, फिर यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इसको क्या बनाएंगे, नहीं नॉन जीरो, 1 नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको नॉन जीरो बनाएंगे, 1 बनाएंगे किसमें, डबल REF में, ठीक है। तो इसको नॉन जीरो बनाने के लिए ऊपर वाले की हेल्प नहीं लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, नीचे वाले की। मान लो ये देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट, तो ये तुम्हारे पास सेकंड क्या आ गया, पिवट आ गया। अब इस सेकंड पिवट की हेल्प से इसके जो नीचे वाला एलिमेंट है इसको क्या बनाएंगे, 0। तो अभी मैंने बताया वही लगा दो, इसमें क्या लगा दो, मैं ऑपरेशन नहीं लिखूंगा, सीधा चेंज कर रहा हूँ, 1 3 4 0 -9 -19, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 से, ठीक है, और फिर उसमें से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 0, ये 0 और ये -2 -9, यही आ जाएगा ना, ओके, 1 आ गया। अब ये मैट्रिक्स आ गई, अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे, नॉन जीरो इफ पॉसिबल, ठीक है। तो ये 1 आ गया, नॉन जीरो है, तो ये तुम्हारे पास क्या बन गई, इसकी REF बन गई, ठीक है। नहीं, या तो बनेगा, देखो तुम चेंज करते आ रहे हो, या तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एलिमेंट आएगा या फिर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इसको नॉन जीरो बनाने के लिए अगर ये 0 होगा तो ये नॉन जीरो बन जाएगा ऊपर वाले की हेल्प से। हाँ, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। ये नॉन जीरो आता है तो ठीक है, कोई नहीं। अगर मान लो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे नॉन जीरो बना दिया और तुम्हारे पास 0 आ रहा है यहाँ पे, और फिर तुम इसको नॉन जीरो बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे, है ना। फिर मान लो कोई कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन होती है या रिजल्ट होता है कि जो REF होती है हमारे पास किसी मैट्रिक्स की, वो क्या होती है, यूनिक नहीं होती है, वो इनफाइनाइट REF एग्जिस्ट करती है। अब मान लो ये मैट्रिक्स ली थी मैंने और ये तुम्हारे पास क्या आ गई, इसकी REF आ गई, ठीक है। और मैं इस मैट्रिक्स को अब मान लो इसकी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो भी इसकी REF है। R2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो भी इसकी REF है। R3 को किसी स्केलर मल्टीप्लाई से कर दूं, वो भी इसकी REF है। तो यानी क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं और मैंने उसको ये बोल दिया उनको सभी को कि इसकी REF बनाओ, तो हो सकता है कि 50 के 50 बच्चों का आंसर ठीक हो और किसी के साथ मैच नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स की डबल REF बनानी हो तो वो तुम्हारे पास क्या बनेगी, यूनिक बनेगी, क्योंकि वहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होगी, यानी 50 के 50 बच्चों का अगर आंसर ठीक आया है तो वो सारे का सारा क्या आएगा, इक्वल आएगा, सभी का सेम आंसर आएगा, है ना। तो REF चेंज करने के बाद डबल REF में चेंज करना, तो उसका मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाओ। अब 1 ही बनाना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। ये भी नहीं जरूरी कि पॉसिबल नहीं है तो फिर तुम इसको 1 बनाने में लगे रहो, ओके। इसको 1 बनाना है, फिर इस 1 की हेल्प से इन दोनों एलिमेंट को क्या बनाना है, 0। फिर यहाँ पे 1 बनाना है और इस 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले और ऊपर वाले एलिमेंट को 0, और फिर यहाँ पे 1 बनाना है और इसके ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट को 0। यानी जहाँ जहाँ पिवट आएगा, पिवट शुड बी 1, और पिवट से अपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट दोनों के दोनों क्या हो, 0। और वो भी हम रो ऑपरेशन से ही करेंगे। मान लो इसी का तुमने क्या बनानी हो, REF बनानी हो, सॉरी डबल REF बनानी हो, REF आ गई, ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो फिर इसको किसी यहाँ से देखो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 -9 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और फिर R1 में चेंज कर दो, जितना यहाँ पे एलिमेंट आएगा ना उतना इसका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर यहाँ पे 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो इस 1 की हेल्प से इसको 0 बना लो, यानी आगे हमें और ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, ओके। या फिर अब साथ के साथ जब REF में चेंज कर रहे थे तो साथ के साथ करो, यहाँ पे 1 बना दिया, इसके 2 एलिमेंट का 0, फिर यहाँ पे 1 बना दिया, फिर इसके ऊपर वाले नीचे वाले एलिमेंट का 0, फिर यहाँ पे 1 बना दिया और लास्ट में ऊपर वाले, वो तो अपने आप बन जाएंगे, है ना। डिपेंड करेगा
कि यहाँ पे क्या आया है और यहाँ पे क्या है। ओके, कर लोगे? दो एक क्वेश्चन। दोनों REF एज वेल एज डबल REF। इसको REF में चेंज करो और एक बार डबल REF में चेंज करो। ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो भी ट्राई करें, इसको REF में और डबल REF में चेंज करें। डबल REF प्रीति बोल रहे हो? क्या डबल REF आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है? और जो इसकी डबल REF होगी वो REF तो होगी है ना, क्योंकि REF यूनिक नहीं है, तो जो डबल REF होगी वो REF तो होगी ही। ठीक है, और मोस्टली केसेस में अगर जो मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो उसकी जो डबल REF है वो क्या आती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पार्टिकुलर केस है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन पार्टिकुलर केस में अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसकी जो डबल REF वो यूनिक आएगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, चीज आ गई।
जिसकी डबल REF आई है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी क्योंकि डबल REF इज यूनिक ऑफ ए मैट्रिक्स, तो अगर डबल REF तुमने फाइंड आउट करिए तो सभी बच्चों का सेम आंसर होगा और वो यही होगा। ठीक है, हाँ REF अगर किसी ने शुरू में चेंज करी और फिर डबल REF में चेंज करिए तो हो सकता है अलग अलग हो। ठीक है, कर लोगे चेंज। ओके, अब आ जाओ रैंक पे कि रैंक कैसे बताते हैं, क्या होता है रो रैंक। किसी भी मैट्रिक्स को जब उसकी REF में चेंज कर, अब तो करा किया है ना ये कि REF में चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, या वेक्टर्स को हम यहाँ पे रो या कॉलम बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जितने भी इसमें पिवट आएंगे, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी पिवट आएंगे किस में, उसकी REF में। डबल REF का इतना रोल नहीं है, डबल REF का रोल सिर्फ 20% है, वो कुछ पार्टिकुलर केस है जिसमें इसका हम यूज करेंगे। मोस्टली हम REF में चेंज करते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स की REF में जितने उसके नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट है, ठीक है, वही उसकी उतनी ही नंबर ऑफ Li रोज होंगी और उतनी नंबर ऑफ Li कॉलम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने किसी मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में चेंज किया है, तुम इसी मैट्रिक्स को कॉलम इक्लोन फॉर्म में चेंज करते, तभी भी तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ पिवट्स एलिमेंट है वो तुम्हारे पास सेम आते हैं। जैसे इसमें तुम्हारे पास कितने हैं, 4 है, ये एक पिवट एलिमेंट यहाँ आया होगा। देखो REF अगर तुम्हारे पास सेम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सेम नहीं होंगे, लेकिन जो पोजीशन है पिवट्स एलिमेंट की वो हर एक स्टूडेंट की फिक्स होगी। यानी अगर किसी बच्चे के यहाँ पे पिवट एलिमेंट आए हैं तो हो सकता है 10 के 10 बच्चों का आंसर डिफरेंट हो, सही हो, लेकिन जो नंबर ऑफ पिवट्स हैं वो सेम होंगे और उनकी पोजीशंस वो भी सेम होंगी। तो यहाँ पे 4 पिवट्स आए हैं, इसका मतलब इसमें जो 4 के चारों की चारों जो रो है वो तुम्हारे पास क्या है, Li है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अभी मैंने बताया था कि रो रैंक क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इन दैट मैट्रिक्स, एंड दिस इंप्लाइज दैट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4 आ गया इसका रैंक। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स गिवन थी। ठीक है, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स दे रखी थी, और क्या पूछ रखा था उसके, इसका रैंक। ठीक है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था ये, लास्ट 2019 में शायद। ठीक है, अभी 2 एग्जाम से पहले जो एग्जाम हुआ था। कितना आएगा इसका, 5 आएगा। तुम रो को चेंज करोगे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सारी जगह पिवट आएगा। ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स है तुम्हारे पास ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और अभी हमने आज ही रिजल्ट किया था कि मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर हो तो उसका जो रैंक है वो तुम्हारे पास कितना होता है, उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, मान लो इसका A बोल दिया तो रैंक कितना आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट रिजल्ट क्या बताया मैंने अभी कि डिटरमिनेंटल रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉलम पे हम नहीं जाएंगे, कॉलम पे कोई बच्चा अगर कॉलम पे कंफर्टेबल हो तो कॉलम रैंक भी निकाल सकता है, लेकिन हम क्या निकालेंगे, उसका रो रैंक। ठीक है, तो इसलिए डिटरमिनेंटल अप्रोच पे हम नहीं जाते हैं किसी भी मैट्रिक्स अगर तुम्हें रैंक निकालना हो। दैट्स वाई हम उसकी रो इक्लोन फॉर्म कॉलम इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे और उसका रैंक हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, रो इक्लोन फॉर्म से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक तो आ ही जाता है। ठीक है, हम ये भी बता देते हैं कि उसमें नकली रोज कितनी है, नकली रोज इन द सेंस कि वो डिपेंडेंट रोज कितनी है। कि अब देखो, मान लो मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पे। ठीक है, A इज इक्वल टू 1 0 0, ठीक है, 2 3 4 1 3 4, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने। ओके, और मैंने बोल दिया इसकी इसको इसकी REF में चेंज करो। ठीक है,
हो सकता है एग्जाम में तुम्हें ना पता चल रहा हो कि इसकी आरईएफ में चेंज करने के बाद इसकी नंबर ऑफ एल आई रोज कितनी आएंगी, और कई बार होता है कि आप देख के ही बता दो कि इसकी नंबर ऑफ एल आई रोज कितनी होगी, क्योंकि आज ही हमने किया है 3 वेक्टर हैं, ठीक है, 3 वेक्टर मतलब 3 रो हैं इसकी, ठीक है। तुम्हें एक रो ऐसी दिख गई कि जो नकली है, नकली इन द सेंस कि वो प्रीवियस रो से मिलकर बनी हुई है, उसको हम नकली रो बोल रहे हैं। असली मतलब इंडिपेंडेंट, जो किसी भी दूसरी रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर रह जाएगी तुम्हारे पास 2 रो, और 2 रो एल डी कब होती है, जब दो एक दूसरे के क्या हो, मल्टीपल हो, वो चेक कर लो। और मल्टीपल के लिए देखो यहाँ पे 0 है, 0 किसी से मल्टीप्लाई करो, 3 थोड़े ले आओगे तुम, तो पहली 2 रो तो दिख रही है, इसकी क्या है, एल 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 आई है। थर्ड रो सेकंड रो में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट की हुई है ना। तो इस जो मैट्रिक्स है इसका रैंक तुम्हारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। अब तुम्हें इसको रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ काम हम माइंड में भी करते हैं, ठीक है। ये मैथ्स है, जितना आप देखो ज़्यादा चालाक बनने की तो जरूरत है नहीं, जितना काम अगर आप माइंड में कर सको, ठीक है, उतने ही ज़्यादा माइंड शार्प होता है ना। क्योंकि कॉपी पे करोगे, करना तो कॉपी पे ही चाहिए, लेकिन उसको बोलते हैं एक्सपर्टनेस, है ना, कि आप माइंड में करते हो और गलत ना हो। एग्जाम में मत करना ऐसा। एग्जाम में अगर मल्टीप्लाई करना तो अभी करके देख लेना, ठीक है। और 2 बारी, लेकिन एग्जाम में हमें जितना हो सके टाइम को बचाना होता है, ठीक है। इसीलिए कुछ चीज़ें लिख रहे हो तो भी ये देखो कि शॉर्ट से शॉर्ट्स कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। जैसे वो लीनियर इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था, वो इतना बड़ा सिस्टम दे दिया, फिर वो b1 माइनस b2, b1 प्लस b2, b1 के लिए b2 के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको जनरल क्वेश्चन करो कि जनरल कैसे होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। कोई लिखने लग जाए तो ठीक तो हो, उसका भी होगा वो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम, ठीक है, टाइम का ही चक्कर होता है सब कुछ एग्जाम में। हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है बिल्कुल, लेकिन अभी एक लड़का है शुभम, उसके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, मतलब 3-4 नंबर से रह गया वो, लिस्ट कम आई है अब की बार, लेकिन फिर भी मतलब क्यों रह गया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं। होशियार तो है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे रिजल्ट, ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड।